हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा वॉल्यूम नंबर 1 क्वांटिटेटिव मेथड का लर्निंग मॉड्यूल नंबर 3 स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ एसेट रिटर्न। ये लर्निंग मॉड्यूल शुरू करें उससे पहले दो बातें करते हैं। पहली कि हमने लर्निंग मॉड्यूल नंबर 2 क्यों स्किप किया। लर्निंग मॉड्यूल नंबर 2 एक रिपीटेटिव टॉपिक्स का मॉड्यूल है। यहां पर लर्निंग मॉड्यूल नंबर 2 में अगर आप बात करें तो टोटल 3 टॉपिक इन्होंने कवर किए। नंबर 1 टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन फिक्स्ड इनकम एंड इक्विटी, नंबर 2 इंप्लाइड रिटर्न एंड ग्रोथ, एंड थर्ड इज कैश फ्लो एडिटिव। ये सारे टॉपिक पहली बात तो क्वांटिटेटिव मेथड के वॉल्यूम में किसी भी आगे आने वाले चैप्टर में काम नहीं आने वाले। तो अगर हम इस मॉड्यूल को लर्निंग मॉड्यूल को स्किप भी करेंगे तो आगे वाले क्वांटिटेटिव मेथड के टॉपिक्स में हमें इशू नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये सारे टॉपिक फिक्स्ड इनकम वाले और जो आपके फॉरवर्ड रेट वाले हैं वो सारे फिक्स्ड इनकम वॉल्यूम में कवर है। इक्विटी वाले, ग्रोथ रेट वाले इक्विटी वाले वॉल्यूम में कवर है, और ऑप्शन वाला आपके डेरिवेटिव वाले वॉल्यूम में बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर है। तो ऑलरेडी वहां हम उन वॉल्यूम्स में डिटेल में ये सब पढ़ेंगे, तो यहां इनको करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपको इनके क्वेश्चंस करने हैं तो जब हम वो वॉल्यूम्स कर लेंगे तो आप यहां पर आके इनके क्वेश्चन करिएगा, दे विल बी आप बहुत इजीली उनको कर पाएंगे। आगे बढ़ता हूं। तो लर्निंग मॉड्यूल नंबर 2 स्किप। नाउ अब लर्निंग मॉड्यूल नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं। लर्निंग मॉड्यूल नंबर 3 में बेसिकली 4 टॉपिक है। नंबर 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड मेजर्स ऑफ लोकेशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड कोरिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन स्टूडेंट ये भी करते हैं कि हम इतना मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं जबकि हम तो रिसर्च एनालिस्ट बनने वाले हैं। तो भाई साहब, जब रिसर्च एनालिस्ट बनते हो तो आप बेसिकली डेटा पे ही वर्क करते हो, डेटा पे ही टेस्ट और एनालिसिस करते हो। तो इसीलिए आप डेटा को कुछ प्रोसेसेस करते हो जिसमें एवरेज निकालना, उसकी अनसर्टेनिटी, उसका डिस्पर्शन कैलकुलेट करना, उनकी प्रोबेबिलिटी को यूज करना, वो सब करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पहले लर्निंग मॉड्यूल में रिटर्न्स पढ़ा, सेकेंड लर्निंग मॉड्यूल में अब हम ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स कैलकुलेट करना सीखेंगे जिसमें एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरिएंस, कोरिलेशन, इस तरीके के स्टैटिस्टिक का जो कैलकुलेशन है वो हम करना सीखेंगे। और थर्ड, आने वाले मॉड्यूल्स में हम प्रोबेबिलिटीज को यूज करना सीखेंगे, और बाद में हम क्या करेंगे, इन तीनों को मर्ज करके स्टैटिस्टिकल टेस्ट करेंगे। तो वो हमारा एक तरीके से जब हम ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह करेंगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, क्लब हो जाएगी। इसलिए हम पार्ट्स में पढ़ रहे हैं ताकि हमें इन सबके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट, अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज कोशिश करूंगा कि मैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर जाऊं, और अगर समय बचेगा तो मेजर्स ऑफ लोकेशन करेंगे। तो पहले थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। एग्जैक्ट वही है जो हमने पिछले लर्निंग मॉड्यूल 1 में सीखा है। ट्रिम मीन, विन स्वराज मीन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बट ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी है, उनको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। एंड देन मीडियन एंड मोड एंड मेजर्स ऑफ लोकेशन में हम करने वाले हैं क्विंटाइल्स, जिसमें क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल की कैलकुलेशन सीखेंगे। सबकी कैलकुलेशन एक ही फॉर्मूले से होती है। मजे की बात है, ये नाम अलग अलग है पर कैलकुलेशन का फॉर्मूला एक है। बट यहां थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, एक है क्विंटाइल और एक है क्विंटाइल। तो ए एन है और आई एन है, तो थोड़ा सा वो देख लीजिएगा। बढ़ता हूं आगे, क्विंटाइल को फ्रैक्टाइल भी बोलते हैं। अब आगे बढ़ता हूं, पहले तो फास्ट फॉरवर्ड, व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक इज योर, जनरली यहां पर मीन वैसे किसी भी चीज का निकाला जा सकता है। रिटर्न्स का निकाल सकते हैं, वेट का निकाल सकते हैं, हाइट का निकाल सकते हैं, डिस्टेंस का निकाल सकते हैं, स्पीड का निकाल सकते हैं। बट ये रिटर्न अब हम, क्योंकि हम एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, और फाइनेंशियल एनालिसिस जनरली आप जिस जगह इन्वेस्ट करते हो उनके रिटर्न से रिलेटेड डेटा का एनालिसिस होता है, उसी से रिलेटेड डिसीजन लिए जाते हैं। तो हम यहां पर अब जनरली जो भी डेटा यूज करेंगे एनालिसिस के लिए या कैलकुलेशन के लिए, वो रिटर्न का डेटा होगा। तो हम यहां इनको बोलते थे अर्थमेटिक मीन रिटर्न। तो व्हाट इज अर्थमेटिक मीन रिटर्न, आपके पास जितने भी साल का डेटा है, एक सिक्योरिटी है, एक पोर्टफोलियो है, एक कंपनी के शेयर्स का डेटा है, उनके रिटर्न को टोटल करिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दीजिए, डन। नेक्स्ट, डिटेल में पढ़ते हैं, इसके ड्रॉबैक्स क्या वो भी समझेंगे। मीडियन क्या होता है, मीडियन कैलकुलेट करने के 2 स्टेप है। नंबर 1, पहला, ये बहुत जरूरी है, स्टूडेंट कई बार भूल जाते हैं। सबसे पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप क्या करिए, लिस्ट डाउन करिए। एक बात है, जब आप क्विंटाइल्स कैलकुलेट करेंगे तब सारे डेटा सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही
अरेंज होते हैं, जबकि मीडियन में असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों चलता है। मीडियन के दो फॉर्मूले हैं, डिपेंड करता है आपका काउंट ऑफ डेटा, नंबर ऑफ जो आपका डेटा है, जो काउंट है वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर वो ऑड नंबर है, फॉर्मूला इज n+1 डिवाइड बाई 2 लोकेशन। ये लोकेशन की पोजीशन बताता है। n इज योर टोटल काउंट ऑफ डेटा +1 डिवाइड बाई 2। तो अगर ये तभी फॉर्मूला लगाना है जब आपका काउंट ऑड नंबर है, तो ऑटोमेटिक ऑड +1 करेंगे वो इवन हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे आपके पास एक होल नंबर करके आएगा। उस होल नंबर पे जो भी आपका अरेंज्ड जो डेटा है उस पे जो लोकेशन पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज योर मीडियन। क्या रिप्रेजेंट करता है देखेंगे आगे। अगर ये आपका डेटा इवन नंबर ऑफ काउंट है तो उस केस में आपको क्या करना है, n/2 पे जो लोकेशन पे आइटम प्रेजेंट है वेरिएबल की वैल्यू है, और n+2 डिवाइड बाय 2 पे जो आपका लोकेशन पे जो वेरिएबल की वैल्यू है, इन दोनों को उठाइए और इनका एवरेज करिए, यानी कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, सिंपल एवरेज करिए, वो आपका मीडियन होगा। डन। मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है, वो ऑब्जर्वेशन होता है आपका जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आया। तो अगर फ्रीक्वेंटली का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जिसका अकरेंस सबसे ज्यादा है। तो अगर आपके पूरे डेटा में ये सभी आइटम का एक ही फ्रीक्वेंसी है, इक्वल फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको बोलते हैं देयर इज नो मोड इन द डेटा। बट अगर आपके डेटा में किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन की अकरेंस बार बार हो रही है और सबसे ज्यादा उसी की फ्रीक्वेंसी है, इट इज कॉल्ड यूनी मॉडल। दो अगर ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो इक्वली नंबर ऑफ टाइम्स आए और हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम आए, उसको बोलते हैं बाई मॉडल। और अगर ऐसे तीन ऑब्जर्वेशन है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेके आए और इक्वल फ्रीक्वेंसी, उनकी तीन ऑब्जर्वेशन की आपकी इक्वल फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसको ट्राई मॉडल बोलेंगे। डन। नेक्स्ट, ट्रिम मीन, विंसोराज मीन हमने समझा हुआ है ऑलरेडी, तो उसको मैं डिटेल में आगे लेने वाला हूं। ऑलरेडी हमने लास्ट लर्निंग मॉड्यूल में किया, इसको आगे स्किप करके बढ़ाता हूं। लोकेशन, क्विंटाइल्स। क्विंटाइल्स चार तरीके से कैलकुलेट होते हैं। वैसे ये क्विंटाइल्स है क्या है? इट इज मेजर ऑफ लोकेशन। आप यहां पर ये आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्स भी परसेंटाइल बेस पे होते हैं। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस है। परसेंटाइल और परसेंटेज में डिफरेंस है। मेजॉरिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब परसेंटाइल पे वर्क करते हैं। तो यहां पर परसेंटाइल भी एक तरीके का फ्रैक्टाइल या क्विंटाइल ही है। क्विंटाइल चार तरीके के हैं, क्वार्टाइल, क्विंटाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। अब ये है क्या? ये डेटा को टुकड़ों में स्प्लिट कर देते हैं। एग्जाम्पल, क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या करेगा? पूरे डेटा को चार हिस्सों में बांटेगा। पहला हिस्सा आपका सबसे लोएस्ट, इसमें डेटा सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा। पहली एक तो ये बात, ये मीडियन से डिफरेंस है। मीडियन भी एक तरीके का मेजर ऑफ लोकेशन है, वो डेटा को दो हिस्सों में बांटता है। क्वार्टाइल डेटा को चार हिस्सों में बांटेगा। क्वार्टाइल बोल रहा हूं, चार हिस्से क्या? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोएस्ट वैल्यू से 25वीं 25% डेटा जहां पर कट ऑफ होता है, दैट इज योर फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकेंड क्वार्टाइल इंक्लूड जहां पर आपका 50% डेटा कंप्लीट होता है, उन सारे 50% को सेकेंड क्वार्टाइल बोलते हैं। यानी उस लोकेशन पे जो डेटा है, ऑब्जर्वेशन है, प्लस उससे नीचे के सारे जो भी लोकेशन पे डेटा है, वो सारे सेकेंड क्वार्टाइल माने जाते हैं। थर्ड क्वार्टाइल 75% मान के अच्छा, ये क्वार्टाइल की लोकेशंस क्या एक्सक्लूसिव है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि जी सेकेंड क्वार्टाइल में क्या, तो सेकेंड क्वार्टाइल का मतलब है कि 50% पे जहां डेटा कट ऑफ हो रहा है, उस कट ऑफ पे असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज्ड डेटा है उसका 50% का काउंट का, नॉट वैल्यू वाइज, काउंट का जो डेटा जहां कट ऑफ हो रहा है, एक तो वो वैल्यू उस पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू, प्लस उससे छोटी सारा डेटा सेकेंड क्वार्टाइल माना जाएगा, सारा डेटा। डेसाइल क्या करे? क्विंटाइल क्या करेगा? क्विंटाइल 20% के आपके ब्लॉक्स बनाएगा, तो 5 क्विंटाइल होंगे। डेसाइल क्या करेगा? 10% के आपके ब्लॉक बनाएगा। और परसेंटाइल क्या करेगा? परसेंटाइल आपका 1% के 100 ब्लॉक बनाएगा। पर जब मैं बोलता हूं 60% परसेंटाइल एंड बिलो वाले सब फेल है, 60 परसेंटाइल तक के जितने भी आए हैं वो सारे फेल है। इसका मतलब जहां आपका डेटा का 60% कट ऑफ आया, उस पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन पे जो भी रोल नंबर है एंड उससे नीचे के जितने भी रोल नंबर है, जो जिनका भी परसेंटाइल 60 के नीचे आया है, वो सारे फेल है और उससे ऊपर वाले सारे पास है।
तो यहां पर ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने को बोला गया कि जी 6th डेसाइल बताइए, 6th decile is 60% and all the data below that observation is your 6th decile. So ये थोड़ा ध्यान रखना था। इसका एक ही फॉर्मूला है, सबको निकालने का एक ही फॉर्मूला है। द फॉर्मूला इज, ये लोकेशन निकाल के देगा, फिर आपको उस लोकेशन पे जाके उस डेटा, अरेंज्ड डेटा में आपको उस लोकेशन पे जो भी ऑब्जर्वेशन, आप ये बोलोगे कि जी ये पर्टिकुलर वैल्यू और इससे नीचे की सारी वैल्यूज आपकी क्या है, स्पेसिफिक जो भी आपने क्वांटाइल पूछा है वो है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज n + 1। n रिप्रेजेंट योर काउंट ऑफ डेटा, 100 है तो 100, मान लीजिए 100 ऑब्जर्वेशन है तो 100 + 1 मल्टीप्लाइड बाय y। y क्या रिप्रेजेंट करता है? डिपेंड करता है कि आप क्या निकाल रहे हो, क्वार्टाइल निकाल रहे हो, क्विंटाइल निकाल रहे हो, डेसाइल निकाल रहे हो, परसेंटाइल निकाल रहे हो। अगर आप क्वार्टाइल निकाल रहे हो तो y की वैल्यू होगी 25, 50, 75 और 100। क्विंटाइल निकाल रहे हो तो वैल्यूज होगी 20, 40, 60, 80 और 100। डेसाइल निकाल रहे हो 10, 20 से लेके 100 तक, और परसेंटाइल ये 1, 2, 3 के टर्म्स में निकलेगा। इससे क्या होगी, वो लोकेशन निकलेगी। अगर वो लोकेशन राउंड नंबर पे है, राउंडेड नंबर है लोकेशन, तो आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाइए, जो डेटा है उसको बोलिए जी ये आपका 4th क्विंटाइल है और इससे नीचे के सारा डेटा 4th क्विंटाइल में इंक्लूड होता है। डन। और अगर ये नंबर एक होल नंबर नहीं आता है, पर डेसिमल्स में आता है, 26.5 पोजीशन, 26.5 पोजीशन कैसे निकालोगे? फिर एक काम करिए, 26th लोकेशन पे जो आपका डेटा है प्लस 27th लोकेशन पे जो डेटा है उनको ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक वो 26.5 लोकेशन पे जो डेटा है वो निकल जाएगा। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, इंटरपोलेशन करने वाले हैं। इंटरपोलेशन करने वाले हैं, जितना आपका वो डेसिमल है उतना आपके डेटा की लोकेशन को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करेंगे। तो कैसे करते हैं इंटरपोलेशन, वो आगे मैं डिटेल में लेने वाला हूं। तो इसी के साथ में ये हमारा काम कंप्लीट होगा फास्ट फॉरवर्ड का। हाँ, यहां पर 2 तरीके से आपको डेटा अरेंज करके दे सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है और आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो सकती है। तो दोनों को कैसे यूज करते हैं देखते हैं आगे। तो आप डिटेल में काम शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज करते हैं, सबसे पहले काम करते हैं अर्थमेटिक मीन का। तो पहले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो समझते हैं। और ये स्टैटिस्टिक वर्ड क्या है? स्टैटिस्टिक इज समरी मेजर्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपको एक बहुत सारा डेटा मिला हुआ है, बहुत सारा डेटा मींस आपको लेट्स से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में 3000 कंपनियों का रिटर्न का डेटा दिया फॉर ईयर 2025। अब 3000 कंपनी का एक एक कंपनी का रिटर्न का आपको डेटा तो मिल गया। किसी के 10% आए प्रॉफिट, किसी के 20% आए, किसी का नेगेटिव आया, किसी ने एक्सेप्शनली 50% प्रॉफिट दिया, किसी ने एक्सेप्शनली लो प्रॉफिट दिया। अभी 3000 कंपनियों का रिटर्न परसेंटेज एचपीआर के डेटा का मैं करूं क्या? इससे कोई मैं कंक्लूजन नहीं निकाल पाता हूं। तो वो कंक्लूजन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे डेटा को समराइज करना पड़ेगा। तो जब आप पूरे डेटा को समराइज करते हो, जो भी आपको अवेलेबल डेटा है उसको जो समरी बनाते हो, उस समरी को ही बोलते हैं स्टैटिस्टिक। अब ये स्टैटिस्टिक भी 2 तरीके के। अगर आपने समरी बनाते वक्त जो आपने वो यूज किया है डेटा, वो एंटायर सेट ऑफ डेटा है, यानी उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं छूटा है। एग्जाम्पल के तौर पे बीएससी पे लिस्टेड सभी कंपनियों का, ऑल कंपनीज का अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल है, या अगर आप एक कंपनी पे काम कर रहे हो, एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, तो उस कंपनी का फ्रॉम इंसेप्शन टिल डेट तक का अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल है, और उस पे जब आप स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हो तो उसको बोला जाता है, उसका टर्म है पैरामीटर। द वर्ड इज कॉल्ड एज पैरामीटर। पैरामीटर मींस आपका पॉपुलेशन मीन। जब ये जो एंटायर सेट ऑफ डेटा होता है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। और अगर आप लास्ट 5 साल का डेटा यूज कर रहे हो, 10 साल का डेटा यूज कर रहे हो, या फिर आप बीएससी में सेंसेक्स का डेटा यूज कर रहे हो, जो कि एक बास्केट है, 30 स्टॉक का बास्केट है, जो रिप्रेजेंट करता है पूरे मार्केट को, मार्केट के हर सेक्टर को, उस सेक्टर की सारी, हर सेक्टर की सारी बड़ी कंपनियां उस बास्केट में इंक्लूडेड है। तो अगर आप एक सैंपल, एक नॉट ऑन दी कंप्लीट पॉपुलेशन, एक सबसेट ऑफ पॉपुलेशन को यूज करते हो और उससे जो आप ये जो समरी डेटा कैलकुलेट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज सैंपल स्टैटिस्टिक। तो मेरी बात आई होप सबको समझ में आई टर्म्स। तो सबसे पहले तो ये व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली योर समरी मेजर्स ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास में कुछ डेटा है, उसको आप जब समराइज करते हो इन फ्यू टर्म्स, दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स दो तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास जो डेटा है वो कैसा है। अगर आपके पास एंटायर सेट ऑफ डेटा है, इसको बोला जाता है पॉपुलेशन डेटा, और अगर आपके पास में सबसेट ऑफ एंटायर डेटा है तो उसको बोला जाता है सैंपल। अगर आप पॉपुलेशन पे वर्क करके समरी मेजर्स कैलकुलेट करते हो, उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। अगर आप सैंपल सबसेट पे वर्क करके अगर आप समरी मेजर्स कैलकुलेट करते हो, उनको बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स। और हम यहां पर ये मान के चलेंगे डिफॉल्ट में कि आप हमेशा सैंपल स्टैटिस्टिक्स ही कैलकुलेट कर रहे हो। आप हमेशा क्या कैलकुलेट कर रहे हो? सैंपल स्टैटिस्टिक्स ही कैलकुलेट कर रहे हो। रीजन बीइंग, एंटायर सेट ऑफ डेटा को यूज कर, एक तो पहले तो वो अवेलेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जी कंपनियां हैं, लेट्स से इंडियन स्टॉक एक्सचेंज बीएससी पे लेट्स से 4000 कंपनी अवेलेबल है। 4000 कंपनी के रिटर्न को पहले तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए उन 4000 कंपनियों की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, उस डेटा को उससे रिटर्न कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है ये अपने आप में ही क्या होगा, एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इकोनॉमिकली भी शायद फिजिबल नहीं हो, और टेक्निकली भी आपको करने में क्या होगा, बहुत ज्यादा समय भी लगेगा। सेकेंड, 4000 कंपनियों में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होगी जो ऑलमोस्ट डी लिस्टिंग के स्टेज पे होगी, या बहुत सारी ऐसी होगी जो मिड ऑफ द ईयर में आपके यहाँ लिस्टिंग हुई होगी। तो ये डेटा पे पूरा वर्क करना शायद पॉसिबल ही नहीं होगा। किसी का एचपीआर पूरे साल का निकलेगा, किसी का एचपीआर लेस देन 1 ईयर का निकलेगा। तो एक तो वो प्रॉब्लम होगी। या अगर आप एक कंपनी का काम कर रहे हो और एक कंपनी का एनालिसिस कर रहे हो, इंफोसिस का एनालिसिस कर रहे हो लेट्स अज्यूम, और इंफोसिस की अगर हम हिस्ट्री समझें तो ऑलमोस्ट 40 साल पुरानी कंपनी है। तो अब 40 साल पुराना पूरा कंप्लीट डेटा पे वर्क करके इंफोसिस का फ्यूचर प्रोजेक्शन करना क्या सही एनालिसिस रहेगा भी क्या? क्योंकि ईयर 2000 से पहले बहुत ज्यादा कंप्यूटराइजेशन ही नहीं था। इनफैक्ट लास्ट 5 साल में भी जो चेंजेस आया है टेक्नोलॉजी में वो एकदम से डिफरेंट है फ्रॉम दी लास्ट 10 ईयर्स। बिकॉज कोविड ने एक तो 4G 5G आने के कारण बहुत स्पीड बढ़ गई, प्रोसेस नए नए तरीके के प्रोसेसर्स आ गए जिससे टेक्नोलॉजी डेटा को प्रोसेस करना बहुत क्विक हो गया। नई नई लैंग्वेजेस आ गई जिससे सॉफ्टवेयर अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, और अब तो एआई एक अलग ही चीज ला रहा है। तो अब आप 40 साल के डेटा का रिटर्न कैलकुलेट करके उसे बोलोगे कि जी हमारा एवरेज रिटर्न है, अर्थमेटिक मीन रिटर्न है, दैट इज यूजलेस। आपको अगर फ्यूचर प्रोजेक्शन करना है तो मैक्स टू मैक्स अगर टेक्नोलॉजी कंपनी है तो लास्ट 4-5 ईयर्स का डेटा ही यूज करना चाहिए। उससे पहले का डेटा एक अलग टेक्नोलॉजी, एक अलग स्पीड और एक अलग तरीके का हार्डवेयर के साथ में वर्क हो रहा था। तो इसलिए जनरली पॉपुलेशन डेटा एक तो मिलता नहीं है, मिलता है तो काम करना मुश्किल है, काम कर भी लोगे तो उस डेटा में बहुत पुराना या इररिलेवेंट डेटा भी इंक्लूड होगा। तो जनरली हम हमेशा जब भी एनालिसिस करते हैं तो हम हमेशा करते हैं एक सैंपल डेटा पे, ताकि सैंपल डेटा काम करना इजी होता है, इकोनॉमिकली भी फिजिबल रहता है और रिलेवेंट भी रहता है। तो जब तक क्वेश्चन ना बोले कि हम पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं या पर्टिकुलर जो हम मेजर कैलकुलेट करने वाले हैं वो पॉपुलेशन के लिए बनाए हैं, तब जब तक ये स्पेसिफिक नहीं हो तब तक हम हमेशा ये मानेंगे कि हम सैंपल स्टैटिस्टिक पे ही काम कर रहे हैं, हम पैरामीटर पे काम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये समरी मेजर्स यानी स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट कितने तरीके से होते हैं? ये समरी मेजर्स 3 तरीके से कैलकुलेट होते हैं। नंबर 1, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या इंक्लूड होगा? इसमें मीन, मोड और मीडियन 3 चीजें कवर होती है। मीन का मतलब क्या है? एवरेज। अब ये पहले तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खुद ही क्या है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है वो सुने। ये एक समरी स्टैटिस्टिक है, एक समरी मेजर है, एक स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर रहे हैं और जिससे हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हम जो भी सैंपल पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, जो भी एन नंबर ऑफ जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, 5 साल 10 साल का डेटा है या 20 कंपनी 50 कंपनी का जो डेटा अवेलेबल है, इस चाहे वो रिटर्न का डेटा है तो किसी ने 5% रिटर्न दिया होगा, किसी ने 10%, किसी ने नेगेटिव, किसी ने 0। ये सारा डेटा किस पॉइंट पे आके सेंटर हो रहा है, कहां पर ये सारा डेटा ये कहेंगे कि इकट्ठा तो मींस इन टर्म्स ऑफ है तो सबकी वैल्यू अलग अलग, बट यहां ये कोशिश किया जा रहा है कि भाई ऑन एन एवरेज बेसिस पे ये डेटा कितना जनरेट होता है, ताकि हम फ्यूचर को जब प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि भाई फ्यूचर में कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए,
तो हमें वही नंबर को यूज करके, क्योंकि वो एवरेज है तो उस हो सकता है कभी कम आएगा कभी ज्यादा आएगा, पर ओवर अ पीरियड वो एवरेज वापस मीन रिवर्जन करके वापस वही रिटर्न जनरेट होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और हम हमेशा डिसीजन लेते हैं जनरली फॉर लॉन्ग पीरियड, तो हमारे लिए वो एवरेज को यूज करना सही रहेगा अपने एनालिसिस के लिए। दैट इज व्हाट द वर्क ऑफ योर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या लिखा है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्पेसिफाई वेयर योर डेटा आर सेंटर फॉर अ रिटर्न सीरीज परसेंटेज में a measure of central tendency shows where the empirical distribution means historical data का जो distribution है of the return is centered, essentially a measure of expected return based on observed mean। expected return के means कहां हमारा on an average return आता है। एक पर्टिकुलर कंपनी का अगर मान लो 10 साल का डेटा है, कभी कम आया कभी ज्यादा आया, लेकिन ऑन एन एवरेज कितना आता है, तो हम ये मान के चल सकते हैं फ्यूचर में भी हमें उतना ही एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। ये काम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। कैलकुलेट करने का पहला तरीका अर्थमेटिक मीन। अब ये तीन तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, मीन, मोड एंड मीडियन। तीनों का एक अपना यूज केस है। ऐसा नहीं है कि तीनों में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग तरीके की सोच के साथ बने हुए हैं ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फर्स्ट अर्थमेटिक मीन बड़ा सिंपल है। आपके पास 10 साल का डेटा है इन्फोसिस के रिटर्न का, आप उनको ऐड करिए, डिवाइड बाय 10 इयर्स कर दीजिए। नंबर वन, अगर एक कंपनी है, अगर आपके पास में सेंसेक्स की 30 कंपनीज का रिटर्न है एक साल का 2025 का, उन 30 कंपनीज के रिटर्न को ऐड करिए, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, डिवाइड बाय 30 कर दीजिए, जितने भी आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो बड़ा सिंपल है, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। इनफैक्ट दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या कि एक एग्जांपल लेते हैं अर्थमेटिक मीन। वैसे हमने पिछले कुछ लर्निंग मॉड्यूल में भी मीन समझा है, बट यहां वो एक बार वापस लेते हैं क्योंकि जब ये मांग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स से आपके पास में एक कंपनी के 5 साल का डेटा है, ईयर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ईयर का देते हैं, एंड रिटर्न परसेंटेज ये 2021 11 12 13 14 7 इयर्स का डेटा है। यहां पर रिटर्न कितना आया कि जी 10% आया, 15% आया, 8% आया, फिर -4% आया, फिर 12% आया, एंड देन लेट्स से 6% आया, एंड देन लेट्स से 10% आया। होगा तो मैं राउंड ऑफ करने के लिए एक आध नंबर चेंज भी कर दूंगा। 10 प्लस 15 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 10, 7 किया है ना, तो इसको 11 कर देते हैं। 11%, तो ये हो गया +1 58, 56 करना है, 56, इसको 9 करते हैं, 9%, तो ये हो जाएगा 56। वापस चेक कर लेते हैं। 10 प्लस 15 प्लस 8 माइनस 4 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 9, 56। तो 7 साल में टोटल 56% रिटर्न मिला है। तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज योर आर बार? आर बार रिप्रेजेंट योर एवरेज रिटर्न। बार लगा देते हैं, ऊपर एक डैश होता है, दैट इज योर सिग्मा ऑफ योर रिटर्न ओवर एन, यानी कि 56 डिवाइडेड बाय 7, इनफैक्ट स्मॉल एन क्योंकि ये सैंपल है, स्मॉल एन, सो दिस इज योर डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 8। डन। ऑन एन एवरेज कभी ज्यादा आता है कभी कम आता है, पर ऑन एन एवरेज 8% का आपको रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1, अगर इसमें कोई एक आउटलायर आया, व्हाट डू यू मीन बाय आउटलायर? कोई एक्सट्रीम वैल्यू आई एक पर्टिकुलर ईयर में बहुत ज्यादा या बहुत कम रिटर्न आया, बहुत नेगेटिव रिटर्न आ गया। लेट्स से 6th ईयर में ड्यू टू सम एक्सेप्शनल रीजंस आपको कोई बहुत बड़ी सब्सिडी मिल गई, आपकी कोई एक बहुत बढ़िया डील हो गई पर्टिकुलर ईयर में, आपको 6% की जगह 60% का रिटर्न आ गया। वन ऑफ द केस आपका कोई डील हो गया। अब क्या होगा? अब हो गया आपका 110, 50 प्लस 60 110। और इस केस में जब आप आर बार कैलकुलेट करेंगे 110 डिवाइड बाय 7, इट विल शो दैट कि आपका ऑन एन एवरेज रिटर्न इज इक्वल्स टू 15.71% है, जबकि एक्चुअली 15.71 सिर्फ उस एक्सेप्शनल ईयर में ही क्रॉस हुआ है, बाकी सब ईयर्स में तो 15 से कम ही रिटर्न आया। तो क्या ये कहना 15.71% हमारा ऑन एन एवरेज रिटर्न और फ्यूचर में भी ये आएगा, ये कहना शायद थोड़ा ठीक नहीं है। यानी अर्थमेटिक मीन आउटलायर्स
इनको बोलते हैं आउटलायर्स के कारण क्या हो जाता है, मैनिपुलेट या इफेक्ट हो जाता है। तो हर जगह अर्थमेटिक मीन को यूज करना शायद सही नहीं रहेगा। आई होप सबको क्लियर हुआ। सेकेंड प्रॉब्लम अर्थमेटिक मीन की क्या लिखी इन्होंने, फर्स्ट तो सेंसिटिव टू आउटलायर एंड एक्सट्रीम वैल्यूज लिखा। सेकेंड, ऑल ऑब्जर्वेशन आर गिवन इक्वल वेट्स। जैसे ही आपने 1/7 किया, 1/7 या डिवाइड बाय 7 किया, व्हाट डू आपने इफेक्टिवली क्या किया, आपने सबको इफेक्टिवली 7 से डिवाइड किया, और 7 से डिवाइड करने का मतलब इसको भी 1/7 से डिवाइड किया, इसको भी 1/7 से डिवाइड किया। इफेक्टिवली आपने सबका वेटेज क्या रख दिया, इक्वल रखा। अब अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं, सेंसेक्स में अगर आप रिलायंस इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, और उसका वेटेज सेंसेक्स में सबसे हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। और वही आपका एक और छोटा कंपनी भी आपके सेंसेक्स में इंक्लूडेड है, लेट्स से बजाज ऑटो। ये भी ठीक अच्छी बड़ी कंपनी है, पर रिलायंस के कंपैरेबली वैल्यूएशन वाइज बहुत छोटी है। अब अगर आपको एवरेज रिटर्न ऑफ योर मार्केट निकालना है, ओवरऑल दैट सेंसेक्स निकालना है, तो क्या आपको इस तरीके से रिलायंस को भी 1/30 का बास्केट है, और बजाज ऑटो को भी 1/30 का वेटेज देना क्या सही रहेगा? क्या वो एक्चुअल रिटर्न ऑफ योर दैट बास्केट रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा। आपको वहां पर उन पर्टिकुलर कंपनीज के जो वेटेज है बास्केट में, उनको यूज करके आपको क्या करना चाहिए, वेटेड रिटर्न कैलकुलेट करना चाहिए। तो यहां पर अर्थमेटिक मीन शायद यूज करना सही नहीं रहेगा। तो ये दो हमारी लिमिटेशन हो गई अर्थमेटिक मीन की, जो हर जगह इसलिए इसका मतलब अर्थमेटिक मीन हर जगह यूज नहीं हो सकता। और भी है सेकेंड लिमिटेशन, अगर आपको अर्थमेटिक मीन लेट्स से ये 7 साल का डेटा, और व्हेन यू से दैट इट्स 8% इज योर एवरेज रिटर्न, ये 8% एक तरीके का सिंपल एवरेजिंग है, इसमें कास्केडिंग इफेक्ट इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो कास्केडिंग इफेक्ट के साथ में अगर आपको एवरेज रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो ये था आपका एएम अर्थमेटिक मीन रिटर्न। आपको कास्केडिंग रिटर्न अगर कैलकुलेट, कंपाउंडिंग इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको आर बार जी कैलकुलेट करना चाहिए। आर बार जी कैसे कैलकुलेट करते हैं? वैसे तो ज्योमेट्रिक मीन का रिटर्न होता है, फॉर्मूला होता है x1 x2 मल्टीप्लाइड एंड x nth का nth रूट। बट रिटर्न के केस में आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। रीजन बीइंग, रिटर्न नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और जीरो और नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं, nth रूट नहीं निकल सकता है। तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आप रेदर देन डायरेक्ट रिटर्न परसेंटेज के डेटा को यूज करने की जगह उनके कंपाउंडिंग फैक्टर्स को यूज कर लेते हो। क्या कंपाउंडिंग फैक्टर्स हो जाएंगे? कंपाउंडिंग फैक्टर इज 1.10। एक साल में कितना कंपाउंड होगा डेटा आपका, इन्वेस्टमेंट 1.1 टाइम्स हो जाएगा, 1.15, 1.08, और अगर कोई नेगेटिव है तो वो 1 के साथ ऐड होके 0.96 में कन्वर्ट हो गया, 1 माइनस 0.04। लास्ट लर्निंग मॉड्यूल में ये काफी डिटेल में हो चुका है, 1.09। एंड इसका आप क्या करेंगे, 7th रूट निकालेंगे वापस। आप 1 का, ये भी आपके 1 पॉइंट के समथिंग में आएगा, तो उस 1 को हटाने के लिए -1, और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए into 100 कर देंगे। तो अपन ने क्या किया, पहले तो ये कैलकुलेट ही कर देता हूं मैं। 1.1 multiplied by 1.15 multiplied by 1.08 multiplied by 0.96 multiplied by 1.12 multiplied by 1.06 and 1.09. yx bracket 1 divided by 7 bracket close equals to minus 1.0785 आया, -1। डेसिमल्स में परसेंट कन्वर्ट करना है, इनटू 100, 7.85%, 7.85% पर एनम। तो आपका सिंपल एवरेज के तौर पे तो 8% रिटर्न आया, लेकिन अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट लेके आपको रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो यू शुड बी यूजिंग योर ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न। और ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न हमेशा आपके अर्थमेटिक मीन रिटर्न से क्या आएंगे, कम आएंगे। और ये डिफरेंस उतना बढ़ता जाएगा जितना इनके बीच का डेटा में डिस्पर्शन ज्यादा होगा। तो डिस्पर्शन हम इस चैप्टर में सीखेंगे, तब ये प्रॉपर्टी वापस डिस्कस कर लूंगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ, आर बार जी का 1 + R1 डेसिमल्स में, 1 + R2 डेसिमल्स में, 1 + R nth का 1/nth पावर -1
इंटू 100, करेक्ट। ये हमने ऑलरेडी लास्ट मॉड्यूल में सीखा है, तो अब इसको यहीं क्लोज करता हूं। नेक्स्ट एक और तरीके का रिटर्न है अर्थमेटिक मीन। अभी हमने देखा कि आउटलायर्स के कारण इफेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको आउटलायर्स का एक तो तरीका है भाई जैसा डेटा है उसको यूज करो और उसके हिसाब से एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाल के डिसीजन ले लो। जो शायद इन आउटलायर्स के कारण क्या हो जाएगा, इससे ऐसा लगता है जैसे ये पर्टिकुलर शेयर आपको ऑन एन एवरेज 15.71% का रिटर्न देता है, जो एक्चुअली फ्यूचर में होगा ही नहीं, क्योंकि ये 60% तो तब आया था जब 6th ईयर में आपको एक एक्सेप्शनल डील मिल गई थी। फ्यूचर में शायद ऐसी डील्स मिले ही नहीं। तो आपके प्रिडिक्शन इस 15.71 के कंक्लूजन के हिसाब से अगर आपने डिसीजन लेके शेयर खरीद लिया तो भैया आपका इन्वेस्टर नुकसान में जाएगा। आप उसको कमिट कर दोगे जी हम तो 15.5% से ज्यादा रिटर्न देंगे, जबकि एक्चुअल में उतना रिटर्न जनरेट ही नहीं होगा और इससे आपको दिक्कतें ही आने वाली है। तो इन आउटलायर्स को हैंडल करने के क्या तरीके, इन आउटलायर्स को हैंडल करने के हमारे पास में 3 तरीके। पहला तो जैसा डेटा उसको यूज करो, डू नथिंग एंड यूज द डेटा which will generate a bias or situation. एक मीन भी है जो यूज किया जा सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मीन। नंबर 1 हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन रिटर्न क्या करेगा, यहां पर वो nth रेसिप्रोकल ऑफ डेटा का एवरेजिंग करेगा। कैसे, ये लास्ट सेशन में हमने सीखा हुआ है, लास्ट मॉड्यूल में 1 + x 1 + x2 1/x2 एंड 1/x nth। इनके रेसिप्रोकल को क्या करेगा, इन रेसिप्रोकल का एवरेजिंग करेगा। रेसिप्रोकल का एवरेजिंग कैसे होगा, n आ जाएगा ऊपर और इनके रेसिप्रोकल्स का समेशन आ जाएगा नीचे। ये कुछ हद तक आउटलायर्स का इफेक्ट हटाता है, पर हार्मोनिक मीन हर जगह यूज नहीं होता। हार्मोनिक मीन का एक स्पेसिफिक यूज केस है, रेट्स रेशियोज, वहां पर हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है। और इनफैक्ट अगर ये रिटर्न का डेटा होगा तो हार्मोनिक मीन रिटर्न अगर आपको कैलकुलेट करना है तो व्हाट यू हैव टू डू n अपॉन, अगेन हार्मोनिक मीन नेगेटिव और जीरोस पे वर्क नहीं करेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/1 + r1, फिर से कंपाउंडिंग फैक्टर के रेसिप्रोकल करके उनकी एवरेजिंग करनी पड़ेगी। 1 + r2 1/1 + r nth होल -1 वापस, क्योंकि वो 1 के फैक्टर में आएगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। दिस विल जनरेट हार्मोनिक मीन। पर हार्मोनिक मीन को जनरली यूज नहीं करते, उसका एक एक्सेप्शनल यूज केस है जहां स्पीड का आपको एवरेज करना है, या आपको क्या एवरेज एनएवी लगी एसआईपी के केस में, एक कांस्टेंट अमाउंट, जब एक कांस्टेंट रेट से अलग अलग अमाउंट से डिवाइड होके एक रेट कैलकुलेट होती है, उसका जब एवरेज होता है वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, हार्मोनिक मीन यूज होता है। तो हार्मोनिक मीन हर जगह यूज नहीं होता है, ये कह सकते हैं। एग्जाम्पल, आप एक कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो 200 किलोमीटर, कभी आप 200 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो और आपको एवरेज कितना टाइम लगेगा, या एवरेज कितना टाइम लगेगा उसका आपको अगर या स्पीड आपका क्या एवरेज रहना चाहिए, तो कभी आपने उसको 5 आवर्स में कंप्लीट किया, कभी यही 200 किलोमीटर आपने 4 आवर्स में कंप्लीट किया, कभी आपने यही 200 किलोमीटर 5.5 आवर्स में कंप्लीट किया। तो अलग अलग स्पीड होगी हर केस में। तो उस स्पीड का अगर एवरेज करना है तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, हार्मोनिक मीन यूज करना चाहिए। तो जब इस तरीके का फ्रैक्शन वाला डेटा एक रेट है, वहां पर हार्मोनिक मीन का यूज ज्यादा बेटर आंसर करता है। जैसे एग्जांपल, एसआईपी का एवरेज करना है, एवरेज कॉस्ट क्या आई इन केस ऑफ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर साल आप हर महीने आप 2000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो, जो अलग अलग रेट पे आपको यूनिट अलॉट करवाता है म्यूचुअल फंड से। अभी 50 रुपीज पे अलॉट हुआ फर्स्ट मंथ में, सेकेंड मंथ में 52 पे अलॉट हुआ, थर्ड मंथ में 49 पे अलॉट हुआ, एंड सो ऑन। तो अगर इस तरीके की अगर आपका x1 x2 एवरेज आपकी रेट है x3, तो और अब आपको अगर एवरेजिंग करनी है तो आपको कॉस्ट एवरेजिंग के लिए हार्मोनिक मीन यूज करना चाहिए। डन। ये हमने लास्ट लर्निंग मॉड्यूल में डिटेल में समझा है, और इसका थ्योरेटिकल एमसीक्यू भी बन सकता है। there are 2 more ways to handle extreme values. Number 1, trim mean.
रिपीट टॉपिक है। ट्रिम मीन क्या होगा, यानी अगर आपके पास में 100 ऑब्जर्वेशन है, 100 ऑब्जर्वेशन है, उनको लिस्ट डाउन करिए, लिस्ट डाउन करिए, और जो लोएस्ट 5% है, अब ये परसेंट सब्जेक्टिव है, ये लोएस्ट 5% और जो टॉप 5% है, दोनों साइड इक्वल परसेंटेज, इनको इग्नोर कर दीजिए, और जो आपका बचा हुआ 90% डेटा है, सिर्फ उसका एवरेज करिए, और उससे जो एवरेज आया उसको आप अपना डेटा का एवरेज मानिए। इससे क्या होगा कि ये जो आउटलायर्स यहां एक्सट्रीम वैल्यूज अवेलेबल होंगे, वो आपके एवरेज में इंक्लूड ही नहीं होंगे, तो आपका एवरेज इंपैक्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट, एक और तरीका, विंसोराइज मीन। अब यहां क्या होगा, यहां पर भी आप अपने डेटा को अरेंज करिए, इनफैक्ट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज करिए, और ये जो लोएस्ट 5% है, 5% इज एन एग्जांपल, इट कैन बी 4%, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 2%, जो डिपेंड करता है आप कितने आउटलेट्स को इग्नोर करना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं। यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो लोएस्ट 5% है, इन सारे डेटा में लेट से 20 ऑब्जर्वेशंस इंक्लूड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां पर भी 5% डेटा को आउट करिए, अगेन यहां पर भी 20 ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो टोटल इसका मतलब 400 ऑब्जर्वेशन है आपके पास में। 400 का 5% 20 इधर, 400 का 5% 20 इधर, ये हाईएस्ट है। बचे कितने अब आपके पास में ऑब्जर्वेशन, 360, वैसे इनसाइड। अब आप क्या करिए, ये जो 20th ऑब्जर्वेशन का 21 ऑब्जर्वेशन का जो वैल्यू है, वैल्यू, और जो आपका 380th ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, ये 21 वाली जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर दीजिए, इन 20 को हटा के उनकी जगह सेम वैल्यू को 20 बार और लिख दीजिए। तो जितने भी लोएस्ट आउटलायर होंगे वो सारे इस 21 नंबर की ऑब्जर्वेशन पे जो वैल्यू होगा, मान लीजिए उसकी वैल्यू परसेंटेज रिटर्न है 4%, और यहां पर कुछ किसी के आए हैं नेगेटिव 10%, किसी का आया है 2%, किसी का आया 0%, सबको क्रॉस करिए, सबके रिटर्न 4%, 4%, 4% वापस लिख दीजिए। इसका मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन अभी भी 400 रहेंगे जब आप एवरेज निकालेंगे, जबकि ऊपर वाले ट्रिम में आपके टोटल ऑब्जर्वेशन ही 360 है, तो 360 से डिवाइड होगा। हाईएस्ट में लेट से सबका सबसे हाईएस्ट रिटर्न 380th पोजीशन पे, लेट से हाईएस्ट रिटर्न इज योर 16%, बट किसी के 17 आया है, किसी के 20 भी आया है, किसी के 50% भी रिटर्न आया है। सबको क्रॉस करिए, हटा दीजिए, और उन सबको वापस 16 से रिप्लेस कर दीजिए, और फिर अब ये रिवाइज्ड डेटा ऑफ 400 को यूज करके एवरेज निकालिए। इससे अगेन आउटलायर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, नंबर 1 अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन रिटर्न निकालने के तरीके हैं। 5 तरीके सीखे। अभी नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, दैट इज मीडियन। व्हाट इज मीडियन? मीडियन और अर्थमेटिक मीन में डिफरेंस क्या है? तो अर्थमेटिक मीन में एक तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कंसीडर हुए, साथ में वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन को भी कंसीडर किया। जब आपने सिग्मा एक्स किया, सिग्मा आर किया और नीचे एन कर दिया, तो आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कंसीडर कर दिया। तो एक इसकी जो लिमिटेशन थी, आउटलायर्स के कारण इंपैक्ट होता है, पर हमें तो चाहिए कि जी सबसे बीच में कितना रिटर्न आया, कभी कम कभी ज्यादा आया, पर एग्जैक्ट बीचों बीच में यानी कि सेंटर में कितना रिटर्न आया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द डेटा। अगर आपको वो निकालना है, वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, और आपको एक ऐसा रिटर्न का वैल्यू चाहिए जिससे जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है आधे उससे कम हो और आधे उससे ज्यादा हो। वैल्यू भले ही कुछ भी हो, ज्यादा वालों की या कम वालों की, आपको तो एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे, लोकेशन पे क्या रिटर्न आया वो निकालना है। मीन रिटर्न एग्जैक्ट सेंटर लोकेशन पे नहीं आएगा। इनफैक्ट जो हमने एग्जांपल लिया, अगर आप इन 7 रिटर्न को अरेंज करेंगे, इन 7 रिटर्न को अरेंज करेंगे, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्ट, इनफैक्ट 8 है हमारे पास में, तो अगर इनको एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूं, आर परसेंटेज को अरेंज करूं, तो सबसे पहले -1 4, उससे छोटा है 6,
बड़ा है 6, उससे बड़ा है 8, then 9, then 10 is also there, we have 12 and we have 15. और हमने एवरेज निकाला था 8%, जो कि थर्ड पोजीशन पे आ रहा है पूरी सीरीज में, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल रिटर्न्स नहीं है, बट 8 में आपके नंबर ऑफ ईयर्स और वैल्यू ऑफ रिटर्न इन एवरी ईयर दोनों कंसिडर होके आप बोलते हो कि जी हमारा ऑन एन एवरेज 8% आता है, कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, पर 7 साल का क्यूमुलेटिव रिटर्न अगर 56% है, यानी ईयर्स और वैल्यू मिला के, तो ऑन एन एवरेज 8% आया। बट नाउ आई वांट टू फाइंड आउट कि जी एग्जैक्ट वो पोजीशन बताइए, उस सेंटर पोजीशन पे रिटर्न की वैल्यू बताइए जिससे कि आधे साल उससे कम आए थे, आधे साल उससे ज्यादा रिटर्न आए थे। कितने आए उससे हमें मतलब नहीं है। वैसे इसका बहुत लिमिटेड यूज होगा, बट स्टिल यूज केस तो बनता होगा कहीं ना कहीं कि भाई बिल्कुल एग्जैक्ट 50% डेटा कहां डिवाइड हुआ। तो यहां करने का सबसे पहला स्टेप, या तो डेटा को असेंडिंग अरेंज करिए या डिसेंडिंग अरेंज करिए। नंबर 1, हमने ऑलरेडी असेंडिंग में अभी अरेंज कर ही दिया था, हमने ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज कर दिया, और ये टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 7 है, तो ये ऑड नंबर ऑफ ईयर्स है। व्हाट यू कैन डू इज, ऑड नंबर के केस में हमारे पास में फॉर्मूला है, ऑड नंबर के केस में हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन इज इक्वल्स टू n+1/2। मीडियन लोकेशन, ये मीडियन की वैल्यू नहीं देगा, उसके लोकेशन की वैल्यू देगा। 7+1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू फोर्थ पोजीशन पे जो डेटा है, फोर्थ पोजीशन पे अरेंज्ड जो डेटा है, उस पे जो लोकेशन पे जो डेटा है उससे आधे कम है आधे ज्यादा है, एग्जैक्ट 9 से 3 इधर है 3 इधर है, ये लोकेशन से आपको डेटा को 50-50 हिस्सों में बांट देगा। तो ये मीडियन का काम है जी। दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ हाउ टू फाइंड आउट कि आपका डेटा कहां सेंट्रलाइज्ड है, इग्नोरिंग द वैल्यू ऑफ द डेटा। तो अब यहां एक बात है, सोचने की बात है कि अगर मेरा डेटा, देखिए ध्यान दीजिएगा, डेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 है। व्हाट इज द सेंट्रल असेंडिंग ऑर्डर में एग्जैक्ट सेंटर में कौन सा डेटा है जो डेटा को आधे आधे हिस्सों में बांटता है? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वी आर हैविंग? देयर आर 11 ऑब्जर्वेशन। ये टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 0 भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11। तो अब मीडियन क्या होगा? मीडियन विल बी इक्वल्स टू n 11 + 1 डिवाइड बाई 2, 12/2, यानी कि 6th लोकेशन पे ये लोकेशन देता है। 6 लोकेशन चाहे यहां से पढ़िए या राइट साइड से पढ़िए, 1 2 3 0, दिस इज योर मीडियन। अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 5 ऑब्जर्वेशन है 0 मिला के, और इस साइड भी 5 ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से। बट यही अगर डेटा आपका इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, now you have only 10 ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उस केस में आप मीडियन कैसे निकालेंगे? उस केस में मीडियन कैसे निकलेगा जी? उस केस में हमारा फॉर्मूला बनता है, 2 फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। नंबर 1, पहले n/2 लोकेशन पे क्या है डेटा? n/2 इज 10/2, यानी कि 5th लोकेशन, 5th लोकेशन पे 5 इज देयर। n+2/2 पे क्या लोकेशन पे डेटा है? 10 + 2 12/2, यानी कि 6th लोकेशन पे। बाई चांस है वो डेटा का नंबर भी हुई है, आप चाहो तो अलग कर दीजिए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 कर देते हैं। 5th लोकेशन पे x की वैल्यू है जी 15, 6th लोकेशन पे x की वैल्यू है जी 16। नाउ व्हाट यू हैव टू डू? एवरेज इट आउट। तो मीडियन इज इक्वल्स टू 15 + 16 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 15.5। 15.5 इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जिससे आधे कम आ रहे हैं रिटर्न और आधे ज्यादा आ रहे हैं। तो मीडियन निकालने का स्टेप नंबर 1, डेटा को अरेंज करिए असेंडिंग और डिसेंडिंग, और उसके बाद में काउंट करिए कि डेटा ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा n+1/2, लोकेशन पे जो वैल्यू है वो आपका मीडियन है। और अगर इवन है तो 2 फॉर्मूले से आपको कैलकुलेशन करके वैल्यूज निकालनी पड़ेगी और उनका क्या करना पड़ेगा? सिंपल एवरेज करना पड़ेगा। मीडियन में बस एक ही प्रॉब्लम है, इसमें वैल्यू ऑफ डेटा को कंसिडर नहीं किया गया। आगे बढ़ता हूं।
सो मीडियन इज द वैल्यू जहां मिडिल आइटम है, इट इज द मिडिल आइटम ऑफ द डेटा सेट, इट इज द मिडिल आइटम ऑफ द डेटा सेट, इट्स एक्चुअली नॉट द एवरेज, इट्स द मिडिल आइटम ऑफ द डेटा सेट सॉर्टेड इन अ ऑर्डर। तो नेक्स्ट डिसएडवांटेज के ये साइज ऑफ डेटा को कंसिडर ही नहीं करता। एडवांटेज के भाई इसमें आउटलायर अगर कोई होगा तो वो उधर चला गया या इधर चला गया, हम तो वैसे भी सेंट्रल नंबर डेटा को फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंट्रल मिडिल आइटम को फाइंड आउट कर रहे हैं। लास्ट इज मोड। मोड इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और मोड का यूज क्या है? मोड एवरेज कैलकुलेट नहीं करता कि भाई ऑन एन एवरेज क्या वैल्यू आई, या ये सेंट्रल डेटा को या मिडिल डेटा आइटम को फाइंड आउट नहीं करता। ये बताता है कि कहां पर सबसे ज्यादा बार डेटा किस ऑब्जर्वेशन किस वैल्यू, कोई वैल्यू कितनी सबसे ज्यादा बार कितनी बार अकर हुई, कितनी फ्रीक्वेंटली वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन बार बार रीअकर हो रही है। रीअकरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एज मोड। जिस ऑब्जर्वेशन की वैल्यू, कोई वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आया दैट इज कॉल्ड मोड। कि भाई वैसे तो एवरेज 8 है, रिटर्न आने का ऑन एन एवरेज 8 आता है, सेंट्रल लोकेशन पे जी 9% का रिटर्न आता है, बट सबसे ज्यादा जो रिटर्न आया है वो जो सबसे ज्यादा बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है दैट इज 5%। अलग अलग चीज बोल दिया मैंने, अलग अलग चीज बोल दिया। लेट्स से एक डेटा बना देता हूं, रिटर्न का परसेंटेज है 3%, 4%, ईयर है, ईयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर ऑफ डेटा करते हैं और अरेंज ही रखता हूं मैं। 4%, 4% एंड 6%, 6% एंड 8%, 12%, 13% एंड 9 है ना, तो मैं इसमें 3 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 13 54 एंड 54 एंड 9 नहीं 54 प्लस 3 सीधा 72 जाएगा, तो -72 लेट्स से 18। तो 9 साल का मैंने आपको डेटा दिया जो कि मैंने अरेंज करके ही दिया। अब मैं इसका अर्थमेटिक एवरेज, मीडियन और मोड तीनों कैलकुलेट करता हूं। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन, रिटर्न कितना है इज इक्वल्स टू आर बार। सबको सम अप करिए, 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15 + 6 21 + 8 29 + 12 41 + 13 54 + 18 72। तो 72 डिवाइड बाय 9 years, तो ऑन एन एवरेज व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग? 8%। सारे 9 साल में मिला के आपको जो ओवरऑल रिटर्न आया, हर साल आपको कभी कम आया कभी ज्यादा आया, पर 8% के आसपास आपका रिटर्न रहता है। व्हाट इज मीडियन लोकेशन? मीडियन लोकेशन इज योर 9 ऑड नंबर ऑफ डेटा है, 9 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी कि 10/2 फिफ्थ लोकेशन पे जो डेटा है, फिफ्थ नंबर ऑफ एक्स, फिफ्थ लोकेशन पे जो डेटा है दैट इज इक्वल्स टू फिफ्थ लोकेशन पे, और ये अरेंज्ड ही है, यानी आपके कभी कम आए हैं कभी ज्यादा हैं, पर जो मिडिल आइटम है जो जिससे आधे टाइम कम रिटर्न आए आधे टाइम ज्यादा रिटर्न आए दैट इज योर 6%। पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली कितना रिटर्न आया दैट इज योर मोड। 3 एक ही बार आया 3% का रिटर्न, 4% 3 बार रिपीट हुआ है, 6% एक बार, 8% एक बार, 12 13 18 भी एक एक बार। तो सबसे फ्रीक्वेंटली कितने परसेंट रिटर्न मिलता है दैट इज योर 4%। तो 3 अलग अलग तरीके का मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तीनों का अपना अलग अलग तरीके से यूज होगा। हमें सिर्फ अभी कैलकुलेशन सीखना है, यूज क्या होगा वो आगे जब हम बड़े टेस्ट करेंगे उसमें काम आएगा। तो होपफुली एवरीवन गॉट दी 3 टाइप ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हाँ, अब मोड में अगर एक, जैसे इस केस में एक सिंगल वैल्यू ही मोड है 4%, तो इसको बोलते हैं यूनी मॉडल डेटा। कई बार क्या होता है, आपको जो डेटा देते हैं उसमें 2 वैल्यूज ऐसी होती है जो इक्वल फ्रीक्वेंसी और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो उसको बोलेंगे बाई मॉडल। अगर 3 ऐसे डेटा है जो बार बार फ्रीक्वेंटली आए हैं और हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तीनों की ऑब्जर्वेशन की है, उस केस में आपका डेटा सेट लेट से 50 साल का रिटर्न है, अलग अलग ईयर का, ईयर 1 से लेके ईयर 50,
और 3 ऐसी वैल्यूज है रिटर्न की जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आई और इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो उनको बोलेंगे ट्राई मॉडल। और कई बार ऐसा होता है कि सारे नंबर्स एक एक बार ही आए, तो सबकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 है, तो सबकी अगर फ्रीक्वेंसी 1 है, तो दैट इज कॉल्ड एज नो मोड डेटा। तो इसी के साथ हमारा पहला मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हुआ। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ लोकेशन। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं क्लोज करते हैं। हम मेजर्स ऑफ लोकेशन यानी कि क्विंटाइल्स हम नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। उसमें हम डिस्क्रीट सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, 3 सीरीज के बारे में भी सीखेंगे और उसके बाद में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे काम करेंगे। तो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड डे एंड टेक केयर।